नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस ये तो आप जान ही चुके हैं कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर 10वीं पास वालों के लिए टोटल 22,000 वैकेंसीज आ रही है, जिसके रिगार्डिंग 2 दिन पहले एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी तो दूंगा ही कि भाई इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज मिट क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी वगैरह के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कोई नॉर्मल तैयारी नहीं, सिलेक्शन लेने वाली रणनीति इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि इस बार आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक कर लो और एक अच्छी सरकारी नौकरी उठा लो। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको कुछ बुक्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। आपको कोई कोचिंग क्लासेस या फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सटीक रणनीति एग्जाम को क्रैक करने की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही गाइस आपको पोस्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा, यानी कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यहां पर हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, इससे पहले एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। एनटीपीसी 2025 वाला एग्जाम आपका पहले होगा। काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक से तैयारी करें। तो एनटीपीसी वालों को यहां पर मैं 2 बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, जिसमें से एक स्टडी गाइड है जो कि एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है, जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही पोस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि एनटीपीसी के लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में कवर कर रखे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साथ ही दूसरी एक प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें आपको 15 मॉक पेपर मिल जाएंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर बेस्ड है, जो 2025 में पेपर हुए ना, उनके बेसिस पर तैयार किए गए हैं। साथ ही 2025 वाला एक फुल्ली सोल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। साथ ही एनालिटिकल चार्ट्स दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन की एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है। और जो गाइस 2025 में एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं ना, क्वेश्चंस उसी पैटर्न उसी लेवल के दिए गए हैं इन मॉक टेस्ट से। तो यार, अगर आपको एनटीपीसी एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना है, तो भाई इन दोनों बुक को परचेज करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। परचेज करने के डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, तुरंत चेकआउट करिए। तो चले गाइस, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। तो भाई ये तो आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की इस बार सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 22,000 वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जिसकी रिगार्डिंग एक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुके हैं। ग्रुप डी की पे लेवल 1 की पोस्ट होती है, और यहां पर आपको वेरियस पोस्ट देखने को मिलती है। सभी पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना होता है, अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। ये सारी की सारी पोस्ट आपको ग्रुप डी के अंदर इस बार भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है वर्कशॉप के अंदर, डिपार्टमेंट कौन सा है रेलवे का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर होती है। असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। असिस्टेंट C&W की पोस्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर। असिस्टेंट डिपोट की पोस्ट है स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट है। साथ ही गाइस असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क्स, हॉस्पिटल असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ये सारी की सारी आपकी पोस्ट होती है। और पता है गाइस खास बात क्या है, इन सभी पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। जी हां दोस्तों, अगर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं है कि कुछ पोस्ट ITI वालों के लिए, कुछ पोस्ट 10वीं पास वालों के लिए, नहीं, सभी पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही अगर आपके पास ITI का कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपको आगे चल के जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ प्रेफरेंस मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, कुछ प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बाकी अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिंपल 10वीं पास वाले ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 22,000। तो गाइस एज पर नोटिफिकेशन जो आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं इस भर्ती के लिए,
वो हो रहे हैं 21 जनवरी 2026 से। 21 जनवरी से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, 20 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है गाइस, एग्जाम इस बार रेलवे ने प्लानिंग कर रखा है कि जल्दी ही हम कंडक्ट कराएंगे। इन्होंने कह रखा है कि उम्मीद है कि जून 2026 तक हम ग्रुप डी का भी एग्जाम कंडक्ट करा ले या फिर एग्जाम की शुरुआत हो जाए। ठीक है गाइस, फॉर्म फीस वगैरह के बारे में आपको पता ही है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, फिर बाद में 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। एसटी पीएच फीमेल्स के लिए 250 रुपए होते हैं, 250 के 250 सीबीटी एग्जाम होने के बाद वापस कर दिए जाते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो गाइस यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 18 से 36, 18 से 36 लिखा हुआ है, लेकिन 18 से 36 एज लिमिट नहीं होती। ये मैंने पिछले साल की एज लिमिट लिखी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको अच्छे से समझा दूं। पिछले साल 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, इस बार जो आपकी एक्चुअल एज लिमिट है जनरल वालों के लिए वो 18 से 33 है। कितनी? 18 से 33 है। ये चीज आप इसके जस्ट जारी हुए नोटिस में भी देख सकते हैं। एज लिमिट क्या है? 18 से 33। कितने? 18 से 33। जो एज आपकी कैलकुलेट हो रही है इस बार 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। चिंता मत करिए, ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को जो मिलता है 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन बता दिया, 10वीं पास एलिजिबल है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर 2 स्टेज पार्टी का होता है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम, स्टेज सेकंड में फिजिकल टेस्ट होता है, बाकी आपका मेडिकल टेस्ट होता है। बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल साइंस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आएंगे। चौथा सब्जेक्ट मेरा फेवरेट जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट की टाइम ड्यूरेशन, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। गाइस यही एग्जाम सबसे सर्वोप्रिय है, कोई सेकंड स्टेज नहीं होती जिसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिले। केवल इन्हीं 100 नंबर के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसी एग्जाम के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर देखा जाए कुछ टफ भी नहीं है। गाइस बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि भैया जनरल साइंस की तैयारी कहां से करें। 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं और गाइस जनरल साइंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा जो टाइम देना है वो जनरल साइंस को देना है। एक सिंपल सी बुक बताऊंगा, आप सभी की फेवरेट होगी, सब लोग जानते होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। गाइस एक किताब आती है ल्यूसेंट की, ठीक है। आप कहोगे कि भैया तो जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस का है। इसके लास्ट में ही जो चैप्टर है ना जनरल साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो आपकी दे रखी है, उसके बाद जनरल साइंस शुरू होता है जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स है। इसके अंदर दी गई जनरल साइंस को पढ़ लीजिएगा, कुछ भी टॉपिक बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ये चीज आजमा रखी है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आजमा रखी है जिनको मैंने बताया था, ठीक है। अगर आप इसमें दी गई जनरल साइंस को पढ़ लो ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, मेरी गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जनरल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। लास्ट में जनरल साइंस ही है, सामान्य विज्ञान ही है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये बुक इनफ है, ठीक है। फिर चाहे आपका जनरल अवेयरनेस ही क्यों ना हो। एक तो ये चीज होगा, ये तो हो गई बुक जो कि आप सभी के पास होंगी। अगर नहीं है मार्केट में जाइए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करो और पढ़ना शुरू कर दो। दूसरी चीज यहां पर आपके जनरल अवेयरनेस भी है, करंट अफेयर भी है। जनरल साइंस कितने नंबर का है? 25 प्लस 20 नंबर का क्या है आपका जनरल अवेयरनेस, तो टोटल कितना होता है आपका 45, ठीक है। 45 नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है। टेंशन छोड़ दो। अगर आप कह रहे हो मेरे से बुक नहीं पढ़ी जाती, मेरे से किसी की क्लास नहीं ली जाती, ठीक है, मैं तो सिंपल क्वेश्चन उठाया उसका आंसर रट्टा मार लूंगा, बताऊं आपको कुछ नहीं करना गाइस, ठीक है। ये 45 नंबर मैं बता रहा हूं कहां से आएंगे, जीएस बॉम मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप सभी को पता है, मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच चुकी होगी। सबसे ज्यादा फिलहाल यही ट्रेंड कर रहा है जीएस बॉम। जीएस बॉम है क्या? जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस मेरी गारंटी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम में अगर जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर बन जाए, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। रियली मैं बता रहा हूं गाइस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के चित्र उड़ा के आओगे अगर इस जीएस बॉम को आप सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लो। कुछ नहीं है, पूरा जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस कवर कर रखा है, 1 लाइनर क्वेश्चंस और आंसर की फॉर्म में, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने पेज हैं, जितने 1 लाइनर क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ, सभी को रट डालिए, लिख लिख के पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन इस जीएस बॉम को एक बार पढ़ लो गाइस। ये 45 नंबर आपके कहीं नहीं गई, 45 नहीं तो 40 नंबर आपके पक्के हैं गाइस, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ाना, सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी इस जीएस बॉम से।
फोन में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो इसका, फिर आप प्रिंट आउट निकालो, डेली फोन से 2-2 पेज कवर करो, कुछ भी करो लेकिन कवर होनी चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं आपको, फोन के अंदर डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो भाई ये 45 नंबर की टेंशन खत्म कर दी, बची प्रॉब्लम आपकी मैथ्स की और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की। मैथ्स बताऊं कहां से पढ़ना है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बुक आपके पास होगी, सबसे बेसिक बुक है मैथमेटिक्स की, कौन सी है? एस चंद की, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक आती है एस चंद। ये वो बुक है जब कोई भी छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोचता है ना, सबसे पहले दुकान वाला मैथ्स की यही बुक इसके हाथ में थमाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन बुक मैं मानता हूं इसको। अगर किसी को कुछ नहीं आता मैथ्स में और वो बिना कोचिंग के मैथ्स को कवर करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है गाइस। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की एस चंद की बुक है, देख लो। अगर आपके पास नहीं है अभी दुकान पे जाइए, खरीद के ले आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, समझ गए। तो गाइस बेहतरीन बुक है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगर आप इस किताब के हर एक चैप्टर के, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, हर एक चैप्टर के एग्जांपल भी देख ले तो ना, फॉर्मूला एग्जांपल भी सोल्व कर ले तो ना, फिर भी गाइस आपके 25 नंबर है ना, इनमें से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए गाइस एक बुक आती है ये अरिहंत की, यहां पर मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप खुद देख सकते हो, सारी की सारी अलग अलग पब्लिकेशन की बुक है। जो बेस्ट बुक है मैं वो रिकमेंड कर रहा हूं और हमेशा करता हूं, ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आर के झा, इससे बेस्ट बुक मैं रीजनिंग की नहीं मानता, स्पेशली रेलवे एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चंस डायरेक्टली छप जाएंगे आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल पढ़ लो, काम हो जाएगा। ये इतनी सिंपल और इजी बुक है ना कि टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती, छात्र खुद समझ लेता है, बच्चा खुद समझ लेता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कौन सा लॉजिक लगेगा, और ज्यादा मोटी भी नहीं, पतली सी बुक है। तो ये बुक मैंने आपको बता दी। बाकी करंट अफेयर की तैयारी कहां से करनी है, ठीक है। करंट अफेयर की कोई भी टीचर, अपनी मर्जी से कोई भी टीचर पकड़ लो, ठीक है, जो कि 1 साल के करंट अफेयर कवर करा रहा हो। 1 साल कौन से? 2025, 23-24 के चक्कर में पढ़ो ही मत आप, मैं कहता हूं 2025 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर कवर करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है 2026 में, उसके बाद जो आपका आता है 2026 जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर कवर कर लो, इतना कर लीजिएगा। ये 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। बहुत, अब साल खत्म होने जा रहा है आपका 2025, 2-4 दिन का बचा है। बहुत सारे टीचर, मैं भी बल्कि आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करूंगा, एक मैराथन प्रोवाइड करूंगा जिसमें 2025 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करा दूंगा। या तो वहां से करंट अफेयर कवर कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, लिख लो, या फिर कोई ऐसी पत्रिका मैगजीन परचेज कर लाओ जिसमें वार्षिकांक यानी कि 1 साल के करंट अफेयर दे रखे हो, वो पढ़ लो। क्योंकि अभी तो 1 साल के 2025 के पढ़ने हैं, जब जून के बाद जब पेपर होगा कभी, तब बाकी 6 महीने के कवर कर लेना। यही 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ने से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को टारगेट कर लो। टॉपिक्स जैसे कि एक होता है आपकी अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जितनी भी हाल ही में नियुक्तियां हुई है वे टॉपिक आपने पढ़ लिए। एक होता है गाइस आपकी स्कीम, यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं, एक टॉपिक आपने कवर कर लिया। एक होता है गाइस आपका अवार्ड, यानी कि जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो आपने कवर कर लिए 2025 में। एक होता है गाइस बुक्स और ऑथर, यानी कि 2025 में जितनी भी किताबें लिखी गई, कौन सी किताब किस ऑथर के द्वारा लिखी गई, ये टॉपिक आपने कवर कर लिया। एक होता है गाइस इंडेक्स, सूचकांक, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, भारत को उसमें कौन सा स्थान मिला, ऐसी चीज होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, भारत ने कौन से देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी, ये कुछ टॉपिक होते हैं। ऐसे 10-12 टॉपिक्स होते हैं। आपके कितने होते हैं? 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं। तो ये होता है कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर को पढ़ो, करंट अफेयर के कुछ चुनिंदे टॉपिक है उनको आप पढ़ो। दूसरा तरीका होता है मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ना। मंथ वाइज आपने 1 महीने को टारगेट कर लिया। महीना मतलब जैसे कि मैंने कहा कि 2025 के करंट अफेयर पढ़ने, तो आपने टारगेट कर लिया जनवरी 2025 को, ठीक है। जनवरी 2025 के करंट अफेयर आपने कहीं से निकाल लिए, गूगल से उठाओ, किसी की क्लास देखो या फिर कोई मैगजीन पत्रिका लेके आओ, तो आपने उस पूरे महीने के करंट अफेयर जम के पढ़े। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, डजंट मैटर, लेकिन 1 महीना कवर हो गया। उसके बाद जनवरी खत्म होने के बाद फरवरी 2025 को टारगेट कर लो, फिर फरवरी करो, फरवरी खत्म हो गया, मार्च 2025 को टारगेट कर लो। ऐसे मंथ वाइज आप करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हो। तो ये 2 तरीके होते हैं, इन दोनों तरीकों से करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि गाइस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को मिलाकर 20 क्वेश्चन आ रही है, यानी कि 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी कम से कम देखने को मिलेंगे। अब तीसरी चीज, ठीक है, ये भी तैयारी करने में आता है, प्रीवियस ईयर्स। गाइस 2025 वाला एग्जाम तो शायद अब तक चल रहा है,
जब ये एग्जाम हो जाए, आंसर की आते ही आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी बुक आती है जैसे एक पिनिकल आती है जो कि पिछले साल के सारी की सारी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देती है। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर करने, पिछले साल के क्वेश्चंस जरूर कवर करने हैं। अगर फिलहाल आपके पास 2025 वाले पेपर नहीं है तो गाइस 2018 में तो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, 2019 में तो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, वे सभी क्वेश्चंस कवर करो। पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, पिछले साल के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखिए गाइस, काफी सारे लोग होते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं या फिर कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, डेली एक एक दो दो घंटे की मैथ्स की, परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस कब सोल्व करोगे? तो गाइस जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ। टारगेट कर लो कि आज मैथ्स के मैं एक ही टॉपिक से, एक ही चैप्टर से 50 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, आज मैं 200 करूंगा, कल 300 करूंगा। इस तरीके से जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि क्लासेस देखने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस होगी। तो गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप थ्योरी पढ़ सकते हो, टीचर की क्लासेस वगैरह देख सकते हो, मैराथन देख सकते हो, कोचिंग क्लासेस ले सकते हो, उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओवरव्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से। लेकिन हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज गाइस, मॉक प्रैक्टिस। मॉक, जब एग्जाम के लिए 1 महीना 2 महीना बच जाए, 3 महीना बच जाए, या फिर पूरा सिलेबस कवर हो जाए, आपको पता लगे कि यहां पूरा सिलेबस कवर हो गया, जितना ज्यादा हो सके मॉक लगाने की कोशिश करो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आजकल अवेलेबल है, 200-300 रुपए में आपको बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं किसी की एप्लीकेशंस के ऊपर, या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाकर कोई बुक परचेज कर लाओ जिसमें 20-30 मॉक पेपर दे रखे हो। तो डेली एक एक दो दो मॉक टेस्ट लगाने अपना शुरू कर दो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मिक्स क्वेश्चंस को सोल्व करने की आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि आपको कवर करनी है। और मैं तो ये कहूंगा, आज फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि भाई एग्जाम इसका वैसे पिछले साल की तरह अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन इस बार रेलवे ने कहा है कि जून जुलाई में हम एग्जाम ले लेंगे। फिर भी आपके पास 6 महीने तो हैं ही, लेकिन आप 6 महीने सोच के मत चलो। आप किसको टारगेट करना है? क्योंकि आपको पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है। आपको अपकमिंग मतलब आज से वीडियो को देखने के बाद जो 3 मंथ्स है उनको टारगेट करना है कि मेरा जो एग्जाम है वो 3 महीने में है। ठीक है, इन 3 महीनों को टारगेट कर लो कि मुझे तो 90 दिन के अंदर ही खुद को फुल्ली प्रिपेयर करना है। तैयार होके बैठ जाए। 3 महीने बाद, 90 दिन के बाद आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे मेरा पेपर आज हो जाओ, मैं तो फुल्ली प्रिपेयर हूं। आपके दिमाग में टेंशन नहीं बचनी चाहिए पेपर की। इतने तगड़े लेवल की तैयारी कर दो कि पेपर भी आपसे घबरा जाए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए एकदम राजा वाला कि पेपर की औकात क्या है, क्योंकि मैंने तो तैयारी नेक्स्ट लेवल की कर रखी है। और जरूरी है उसके लिए कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, आज से तैयारी करना शुरू कर दो। फिर चाहे आपको डेली 8 से 12 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़ो, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतना खुद को फुल्ली प्रिपेयर कर लो। बाद में क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस। जितना हार्डकोर रिवीजन करोगे उतनी बेटर आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी एग्जाम में। काफी सारे लोग क्या होते हैं, सिलेबस को खत्म करने की रेस में लगे रहते हैं, रिवीजन के ऊपर फोकस ही नहीं करते। अगर आज आपने किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म कर लिया ना, उसको लगातार 3-4 दिन तक रिवाइज करते रहो। ठीक है, हफ्ते में पूरा जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन उसको रिवाइज करो। जो आपने पूरे महीने पढ़ा, महीने के 2 दिन आखिर के उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो जितना डेडिकेटेडली डीप रिवीजन होगा उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है ना एग्जाम से 10 दिन पहले कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दो और सिलेबस को डीपली रिवाइज करो। रिवीजन तो बहुत बेहतरीन चीज होती है। अगर आप किसी टॉपिक को डीपली भी ना पढ़ो ना, डेली उसको केवल एक बार रीड कर लो, रिवाइज करते रहो, तो दिन में वो टॉपिक आपके माइंड में छप जाएगा। तो रिवीजन बहुत पावरफुल होता है। तो रिवीजन को इग्नोर मत करिएगा कि आपने एक बार पढ़ लिया, क्लास देख ली, किसी टीचर की नोट्स बना लिए, काफी हो गया। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स, आज से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो गाइस नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक बना लो, नोट्स मेंटेन शुरू कर दो। कुछ ऐसी चीजें होती है पढ़ते टाइम जो आपके सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि ऐसा लगता है कि इसे मैं शायद भूल जाऊंगा, नया टॉपिक है, तो उसको तुरंत नोट कर लो, उसको तुरंत लिख लो और उसके बारे में अपनी सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में लिखो कि ये टॉपिक ये है, ये कहना चाह रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरीके से सोल्व होगा। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके हाथ से लिख के पढ़ना शुरू कर दो। इससे रिटेंशन पावर आपकी बढ़ती है, चीजें आपकी हमेशा याद रहती है जो आप लिख के पढ़ते हो। ठीक है, तो एक नोटबुक और एक पेन हमेशा आपके साथ होना चाहिए जब आप पढ़ रहे होते हो। ठीक है,
तो गाइस ये एक छोटी सी बेसिक सी रणनीति मैंने आपको बता दी है जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इस एग्जाम का सिलेबस है, ये तीनों चारों आपके सब्जेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड इससे जो आपकी होती है वो सिंपल से एक फिजिकल टेस्ट होता है मेल कैंडिडेट के लिए, जो होता है आपको 35 किलो कुछ वेट जो है बोरी या फिर कुछ भी मान लो उसको कैरी करना होता है अपने कंधों के ऊपर। 100 मीटर आपको चलना होता है, दौड़ना होता है 2 मिनट के अंदर। क्लियर है गाइस, समझ गए। साथ ही एक और आपकी दौड़ होती है 1000 मीटर, आपको 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर दौड़ना होता है, एक ही चांस आपको मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट को 35 की जगह 20 किलो वजन कैरी करना है, 100 मीटर आपको 2 मिनट के अंदर दौड़ना है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करने, एक ही चांस मिलेगा। ये आपका सिंपल सा फिजिकल होता है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता। सिलेक्शन जो होगा इस एग्जाम के बेसिस पर होगा, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। फिजिकल वगैरह तो एग्जाम होने के बाद की बातें हैं गाइस। ठीक है, फिलहाल तो एग्जाम का नहीं हमें पता कि कितने नंबर ला पाएंगे, कैसी तैयारी है। तो 100 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, समझ गए। अब आप कहोगे कि भैया पोस्ट तो आपने दुनिया भर की बता दी शुरू में, अब कैसे पता चलेगा कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा। गाइस देखिए, जब इसकी फाइनल मेरिट बनती है ना वो पोस्ट वाइज बनती है। ठीक है, जोन वाइज तो बनती है, किस जोन में कितनी वैकेंसी उसके बेसिस पर। पोस्ट वाइज भी आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट है। ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर मान के चलिए अजमेर जोन है, अजमेर जोन से जनरल वालों की कट ऑफ समथिंग चली गई कुछ भी, ओबीसी वालों की कट ऑफ कुछ और चली गई, एससी वालों की कट ऑफ कुछ और चली गई। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है पोस्ट वाइज। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, जिस भी पोस्ट की कट ऑफ से ज्यादा आपके नंबर आ रहे होंगे, फाइनली उसी कट ऑफ के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा, उसी पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन मिलेगा, समझ गए। सैलरी के बारे में गाइस बता दूं आपको, 2024 की सैलरी की स्लिप मेरे हाथ लगी है। ठीक है, ये देखो सैलरी आपकी पोस्ट वाइज होती है, जोन वाइज वेरी करती है, वर्क वाइज भी वेरी करती है। कुछ पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 34,000 होती है, कुछ के ऊपर 35,062, कुछ के ऊपर 35,830, 36,000, 37,000 तक आपकी सैलरी होती है। ये 2024 की एक बच्चे की सैलरी स्लिप मेरे हाथ लगी थी, उसने खुद भेजी थी जब उसका नया नया सिलेक्शन हुआ था। 18,000 रुपए इसका बेसिक पे होता है, 1800 रुपए ही इसका ग्रेड पे होता है। 9,000 रुपए का आपको डियरनेस अलाउंस आपको मिल जाता है, ज्यादा ही मिलता है अब तो शायद। ट्रैवल अलाउंस आपको 6,032 रुपए मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस आपको 5,320 मिलता है। ठीक है, ग्रोस जो सैलरी बैठती है 37,632 बैठती है, डिडक्शन आपके 2,570 होते हैं। तो मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 35,000 रुपए आपके हाथ लगते हैं। लेकिन ग्रुप डी की एक ऐसी सर्विस है, ऐसी नौकरी है जहां पर आपको ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी भी ज्यादा होती है। मैंने तो यहां पर देखा है ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर कैंडिडेट्स 50,000 रुपए महीना सैलरी उठा रहे हैं ओवर टाइम करके। अगर काम एक्स्ट्रा ले रहा है 1-2 घंटा रेलवे आपको, उसका अच्छा खासा पे आपको कर देता है। और एक एवरेज सैलरी कुछ रेलवे जोन में आपको 35 की जगह 37,000 पहले महीने लगते ही तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि जोन वाइज एरिया वाइज चीजें मैटर करती है। ठीक है गाइस, ऑन एन एवरेज सैलरी अगर हम लगा के चले औसतन जो है वो 35,000 रुपए होती है इन हैंड इस पोस्ट के ऊपर। तो गाइस ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। बाकी ग्रुप डी वालों अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि फॉर्म जो आपके शुरू हो रहे हैं वो आपके 21 जनवरी से हो रहे हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जीएस बोन जो मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शुरुआत में एनटीपीसी वालों के लिए जो बुक बताई उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के बीच में जो ग्रुप डी के लिए भी कुछ मैंने आपको लूशन वगैरह की बुक बताई उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए गाइस, वीडियो पसंद आयो, मेरा काम पसंद आता हो तो सपोर्ट दिखाए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।